हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग अल्सर से रिलेटेड है कि किसी भी पेशेंट के मुंह के अंदर टंग अल्सर जब बनता है तो उसके हीलिंग फेज़ क्या होते हैं, मीन्स वो कितने दिनों में हील हो सकता है। और वो जो हील होने के बाद जो है वहाँ पे गांठ या किस प्रकार का वहाँ का जो लेयर है, जो म्यूकोसा का, टंग के जो म्यूकोसा है उसकी जो लेयर है वो किस प्रकार से हील होके वहाँ पे बंध के रहती हैं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जो टंग अल्सर है उसके जो कॉजेज़ होते हैं, तो जो मोस्ट इटियोलॉजिक फैक्टर है टंग अल्सर के लिए वो है ट्रॉमा। तो किसी भी पेशेंट में अगर क्रोनिक ट्रॉमा हो रहा है, मीन्स लगातार एक जगह पे जहाँ पे कि ट्रॉमा पेशेंट को मिल रहा है। और ये ट्रॉमा किस प्रकार का हो सकता है, तो जैसे कि आपके शार्प कस्प जो होते हैं, जो आपके टीथ हैं वो अगर बहुत ज़्यादा शार्प हो गए हैं तो वो आपके टंग के लेटरल बॉर्डर को इम्बेड करते हैं और वहाँ पे इम्पिंजिंग होती है टंग में। और वो जो टंग की म्यूकोसा है वो वहाँ पे डैमेज होती है। तो ये जो टंग अल्सर है इसमें जो मोस्ट इटियोलॉजिक कॉज है वो आपका ट्रॉमेटिक फैक्टर है और उसका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रॉमा, अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा जो अल्सर होते हैं टंग में वो जैसे कि आप माइनर एप्थस अल्सर कह सकते हैं, मेजर एप्थस अल्सर। तो बहुत सारे ऐसे अल्सर हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है। कई बार क्या होता है टंग में वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के कारण भी जो है छाले बनते हैं और वो निकलते हैं। तो अलग अलग फैक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन आज जिस पे बात करेंगे वो है ट्रॉमेटिक फैक्टर। तो ट्रॉमा से किसी भी पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकता है। तो सबसे पहले चीज़ कि जो अगर कोई भी स्टिमुलस है तो हमें सबसे पहले उस स्टिमुलस को रूल आउट करना है। और अगर वो रूल आउट हो गया तो उस जो इटियोलॉजिक फैक्टर है जो रूल आउट हुआ है उसे हमें रिमूव करना है। तो अगर मान लीजिए कि ये पेशेंट है और इनकी जो टंग है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्सरेटेड है और यहाँ पे ये हील नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही इसके इटियोलॉजिक फैक्टर मीन्स जो शार्प कस्प है उसको जब हटा दिया गया, यानी उसको जब स्मूथ कर दिया गया, तो ये टंग फिर नॉर्मल हीलिंग फेज में आ जाता है। तो अगर ट्रॉमेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे 15 डेज में आफ्टर रिमूवल ऑफ ट्रॉमेटिक कॉज 15 डेज में हीलिंग हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट में हीलिंग होता ही नहीं है, चाहे आपने ट्रॉमेटिक फैक्टर को रिमूव कर लिया हो, मीन्स जैसे कि जो शार्प कस्प है उसको आपने स्मूथ कर दिया हो, प्लस जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको भी आपने रिकमेंड किया पेशेंट को। उसके बाद भी अगर आपका जो चेंज है टंग का वो नहीं हील हो रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम किस प्रकार का हो सकता है, तो अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फैक्टर को कोरिलेट करते हैं। जैसे क्या पेशेंट का कोई प्रीवियस हिस्ट्री रहा है जिसमें कि गुटखा चीविंग या टोबैको चीविंग, इस तरह से कोई पेशेंट का कोई प्रीवियस हिस्ट्री रहा हो। या फिर पेशेंट का कोई यहाँ पे जो टंग में अल्सर कॉज हुआ था तो वो इनिशियली किस प्रकार का था, क्या ये क्रोनिक ट्रॉमा के कारण ही अभी तक हील नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे एक बात है कि क्या, कई पेशेंट पूछते हैं कि अगर मैं इसको ठीक नहीं करवाऊँ तो क्या हो सकता है। तो गाइज़, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी भी ट्रॉमेटिक फैक्टर को रिमूव नहीं किया तो ये लॉन्ग टर्म में क्रोनिक इरिटेशन के कारण यहाँ पे जो है मैलिग्नेंट चांसेस, ट्रांसफॉर्मेशन रेट हो जाता है, ये बढ़ जाता है, मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो कोई भी ट्रॉमेटिक फैक्टर जो, जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट डेंचर पहन रहे हैं और डेंचर के नीचे यहाँ पे मान लीजिए कि पेशेंट का जख्म बना हुआ है, और अगर उस डेंचर में कोई भी फैक्टर है जो कि पेशेंट को चुभ रहा है और लगातार वो चुभ रहा है, तो वहाँ की म्यूकोसा में एक चेंज आ जाएगी। मीन्स वहाँ की जो म्यूकोसल लेयर है, या तो वहाँ पे कोई ग्रोथ हो जाएगा, और ये ग्रोथ बेनाइन भी हो सकता है या फिर वो मैलिग्नेंसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ कि अगर डेंचर वियरर पेशेंट हैं तो उनका हमें ध्यान रखना है कि उन्हें वो डेंचर कहीं से चुभे नहीं। कोई इटियोलॉजिक फैक्टर हो तो उसे हम रिमूव कर दें।
और पेशेंट को ये ऑब्जर्वेशन में भी रखना है, जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को जब हम लोग बायोप्सी के बाद देखते हैं तो उसमें वो क्या है, क्या वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो कई बार क्रोनिक ट्रॉमा भी एक कॉज हो सकता है मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने का। तो अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक फैक्टर आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि पेशेंट का हिस्ट्री क्या रह सकता है। तो अगर आप लोग पहले कभी गुटखा चिविंग किया या बिटल नट चिविंग किया तो वो सारी हिस्ट्री आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो वो सारी हिस्ट्री उन्हें बताएं, ताकि उन्हें कोरिलेट करने में आसानी हो सके। तो ये जो टंग का जो हीलिंग फेज होता है वो विदिन 15 डेज जो है वहाँ पे वो आफ्टर रिमूवल ऑफ ट्रॉमा, जो ट्रॉमेटिक कॉज है उसको रिमूव करने के बाद वो 15 डेज में हील हो जाएगा। तो आफ्टर हीलिंग जो है यहाँ पे जो नॉर्मल म्यूकोसा है वो आ जाती है, बट इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन आपको 15 डेज से ज़्यादा वेट एंड वॉच नहीं करना है। आप अगर आपने अपने ट्रॉमेटिक फैक्टर को रिमूव करवा लिया और भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हमने अगर दवा से क्योर किया फिर भी वो क्योर नहीं हो रहा है, तब आपको इंसिजनल बायोप्सी के लिए जाना चाहिए। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।